वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने बहुत सी सीरीज चलाई है आपकी परीक्षा को मद्देनज़र रखकर। तो उसी के अंतर्गत एक ये भी सीरीज है जिसमें आपको 1000 प्लस हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तभी इन्हें इस ई बुक में संकलित किया गया है और पूर्ण आशा है कि ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने इसके 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट थी है, वहाँ पर जाकर आप उसे भी विजिट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हो तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस पीडीएफ के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की पीडीएफ को स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 101। क्या प्रश्न है? हिंदी विषय में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गाडसादर तासी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इसे। अगला प्रश्न है 102। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है कब का है? 1839 का है और इसकी भाषा फ्रेंच है। इसका भी ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ से आप देख सकते हो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी और भाषा फ्रेंच है और प्रकाशन वर्ष 1839 है। आप देख सकते हो एक ही लाइन में आपसे 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहाँ तक हो सके तो नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपको ज़्यादा फायदा देते हैं। आगे है 103। प्रथम हिंदी इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्शणिया के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1952 में। और हिंदू साहित्य नामक जो इतिहास ग्रंथ है ये इनका अनुवादित ग्रंथ हो जाएगा। अगला देखिए 104। हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। किसको? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन को। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य इतिहास को प्रस्तुत किया था। और कब किया गया था? और ये है 1888। इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला, इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। ये भी ध्यान रखना है आपने। आगे है ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो ग्रियर्सन है इनके इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका जो प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1957 में हुआ था। आगे है यह हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। तो ये कथन किसका होगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का। और किस इतिहास ग्रंथ के प्रति ये किशोरीलाल गुप्त जी का कथन है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए कथन होगा ये। ठीक है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, ध्यान रखना है आपने। आगे है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका होगा? ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल ने भाव, मनोविकार इत्यादि के लिए कथन प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है 108। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। तो ये कथन गोदान में किस पात्र का होगा? पहले तो ध्यान रखिएगा, ये कथन है गोदान का। ठीक है, और किस पात्र के द्वारा कहा गया है? महतो होरी के द्वारा कहा गया, महतो के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 109। पवित्रता की माप मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये कथन स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है? पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो ये कथन होगा किस नाटक का होगा? स्कंदगुप्त नाटक का होगा। और स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है? देवसेना का। तो कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो स्कंदगुप्त नाटक है इसके रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे इसके नाटककार। अगला प्रश्न है 110। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की होंगी?
तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगी सूरदास जी की। सूरदास जी के द्वारा हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, तो उसका नाम क्या है? सूरसागर। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। अगला प्रश्न देखिए 111। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी, किस महापुरुष के अनमोल वचन है ये? तो ये कथन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगे फादिर कामिल बुल्की, इनका कथन हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न देखिए 112। व्योमकेश दरवेश नामक संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किसको स्मरण करके लिखा? पहले तो ध्यान रखना है कौन सा है ये संस्मरण, व्योमकेश दरवेश, और ये किस विधा की रचना है? संस्मरण है ये। और किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। और किसको स्मरण करके लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को स्मरण करके ये लिखा गया है। आगे है 113। हिंदी के किन किन साहित्यकारों का नाम फिल्मी लेखन से भी जुड़ा है? तो इसमें होंगे मनोहर श्याम जोशी, प्रेमचंद जी, विषम साहनी, राही मासूम रजा। तो ये कुछ एक प्रसिद्ध थे, उनका नाम यहाँ पर संकलित किया है, बाकी तो और भी होंगे। अगला प्रश्न है 114। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसकी रचना होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जो मुक्तिबोध की आत्मकथा होगी ये विष्णुचंद्र शर्मा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 115। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो जो मिश्रबंधु विनोद है ये 4 भागों में विभक्त है। 8 से अधिक इसमें कालखंड भी दिए गए हैं। और ये किसकी रचना होगी? मिश्रबंधुओं की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 116। डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है? किसने किया है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। किस ग्रंथ को? मिश्रबंधु विनोद को। ध्यान रखना है, डॉक्टर नामवर सिंह ने मिश्रबंधु विनोद को पंचांग घोषित किया है। अगला प्रश्न है 117। किस ग्रंथ के लेखक के लिए शुक्ल जी की स्वीकारोक्ति है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु विनोद से किया है? इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये हो जाएगा मिश्रबंधु, जो लेखक थे मिश्रबंधु विनोद के, उनके लिए शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। अगले प्रश्न में बनने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी, पीजीटी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन इत्यादि के लिए। अगर आप उन्हें भी लेना चाहते हो तो संपर्क अवश्य करना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 118। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके रचनाकार हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन किस विद्वान का है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना में अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया? तो ये देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। ये कथन हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। यहाँ पर 120। किसके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वयंपाश की प्रवृत्ति निरूपण परक है? अधिकांश विवरण पर 120। किसके अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वयंपाश की प्रवृत्ति निरूपण परक है? अधिकांश विवरण प्रधान है। तो जो ये महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के इतिहास लेखक हैं? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये परंपरावादी इतिहास लेखक माने जाते हैं। आगे है 122। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन हो जाएगा ये। आगे देखिए 123। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? क्या है? रस मीमांसा
रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है। तो जो रचना है रानी केतकी की कहानी, इसकी भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। अगर रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा इंशा अल्लाह खां। इसका भी ध्यान रखना है, ये भी सरल सा प्रश्न है पर अधिकतर पूछा जाता है। आगे देखिए 125, इसमें पूछा गया है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड माने जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 126, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है। तो ये मिली थी भक्ति रस को। अगला प्रश्न है 127, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नाचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है। तो ये पंक्ति हो जाएगी कामायनी की। आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, कामायनी में कितने सर्ग हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। अगर अभी तक आप उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन होंगे। तो जो रचना है शिवा बावनी, इसके रचनाकार हो जाएंगे भूषण। अगला प्रश्न है 129, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की। आगे है 130, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे महात्मा कबीरदास। अगला है परम किशोर बैक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उड़ बनमाल। ये पंक्तियां हैं, इनके रचनाकार का नाम बताना है। तो ये हो जाएंगे सूरदास। अगला है 132, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन होंगे। तो जो रचना है सुहाग के नूपुर, इसके रचनाकार हो जाएंगे अमृतलाल नागर। अगला देखिए 133, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो ये किया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला है 134, हितोपदेश की रचना किसने की है। तो हितोपदेश की रचना की गई थी नारायण पंडित के द्वारा। अगला प्रश्न है 135, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसैनी का खंडन किसने किया है। तो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसैनी का खंडन रामविलास शर्मा ने किया था। आगे है अपभ्रंश को अब पुरानी हिंदी नहीं कहा जाता। क्या है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है, ये किसका कथन होगा। तो ये कथन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। जो उनकी पुस्तक है हिंदी काव्यधारा, उसमें उन्होंने ये कथन कहा था। आगे है 138, पुरानी हिंदी शीर्षक लेखमाला किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो जो पुरानी हिंदी शीर्षक लेखमाला थी, ये आपके नागरिक पंचाननी पत्रिका में प्रकाशित होती थी। अगला है 139, अपभ्रंश हिंदी नहीं है, किसने कहा। तो ये जो कथन है अपभ्रंश हिंदी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। अगला है 140, हिंदी माही फकीर के अक्षर लागो 3 पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति हो जाएगी गिरिधर राय की। अगला प्रश्न है 141, हिंदी की उत्पत्ति के संदर्भ में परिचित मान्यता स से ह बन जाने को किसने सिरे से नकार दिया। तो ये नकार दिया था रामविलास शर्मा के द्वारा। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास चुनौती है, किसका कथन होगा ये। तो ये कथन था आपका बच्चन सिंह जी का। इनका पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। आगे है आचार्य शुक्ल का इतिहास को पढ़ते हुए पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक भी है आचार्य तो नहीं, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह।
अगला प्रश्न देखिए 144, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत आएंगी खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। आगे है 145, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये हो जाएंगी 3, और कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है 146, राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां हो जाएंगी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अगला है 147, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? पहाड़ी हिंदी को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। जो मध्यवर्ती पहाड़ी है इसके अंतर्गत आएंगी कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला है 148, बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये हो जाएंगी 3, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अगला प्रश्न है 149, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है शफरुद्दीन के जफरनामा में। किसमें? शफरुद्दीन के जफरनामा में। अगला प्रश्न है 150, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी का वास्तविक आरंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। कहने के लिए 50 प्रश्न थे, परंतु अगर हम तर्कों की बात की जाए, तथ्यों की बात की जाए, तो लगभग 80-90 प्रश्न ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब अपनी वीडियो को समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।